गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग फ्रॉम द मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे? तो एक फिक्स टाइप का फॉर्मेटिंग। कौन सा फॉर्मेटिंग? जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर वेरियस एक्टिविटी, जो अलग अलग एक्टिविटी होती है उसके लिए प्रिस्क्राइब, प्री मतलब पहले से, प्रिस्क्राइब मतलब पहले से जो इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, ऐसे वाले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको आगे काम में आएंगे। इसके पहले बता दूँ, आपको मैनेजमेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम है, टाइम टेबल आपको मैडम ने दिया ही रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट के पेपर में वो सब कुछ आने वाला है जो हम लोग पहले लेक्चर से देख चुके हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाले हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए कि फाइनल एग्ज़ाम कैसी रहती है आपकी। आपको तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करना, अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, जितना कुछ पढ़ाया है वो हिसाब से दिमाग में पिक्चर क्लियर रखना। शायद डायरेक्ट आंसर रहे भी या नहीं भी रहे, आपको जो पढ़ाया है उसके ऊपर से आपका एनालिसिस करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कंप्यूटर वालों को भी सेम, दोनों का पेपर सेम रहेगा। ठीक है, 1 घंटे का पेपर है, 22 या 23 क्वेश्चंस रहेंगे। 22 या 23 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, जो टाइम आपको दिया है उसके 5 मिनट पहले और ज़्यादा से ज़्यादा उसके 5 मिनट के बाद ख़त्म होगी। आप सबको मालूम है गूगल फॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको प्रॉपर नेटवर्क में रहना है, नेटवर्क में रह के काम नहीं होगा आपका। आपको प्रॉपर नेट बैलेंस रखना है, या किसी का हॉटस्पॉट लो या फिर वाईफाई अवेलेबल रहेगा वहाँ से एग्ज़ाम देनी है। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे आप बोलोगे कि 1 घंटे का पेपर है, मैं आखिरी के 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद टाइम ओवर हो गया और रिस्पॉन्सेस बंद कर दिए, तो आप फेल हो सकते हो। आपका रिस्पॉन्स शायद हमारे पास आए भी नहीं। इसमें कोई कुछ किसी की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ऑन पेपर तो अभी है नहीं कि आप बोलोगे सर मैंने ये किया था, या फिर नेटवर्क के इशू से आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए टाइम पे एग्ज़ाम दो, अच्छे से दो। 1 घंटा बहुत है 20 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आगे का। अभी इसमें है आगे बजटिंग फॉर मटेरियल, सॉरी, रॉ मटेरियल एक्सेप्टेंस। तो एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, पहला है रॉ मटेरियल के लिए। ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में आ सकती है और ऊपर टाइटल आपको पूछा जाएगा नॉर्मली। तो आपको टाइटल मालूम रहना चाहिए कि ये चार्ट या फिर ये फॉर्म किसका है। एक ही बार में देख के नहीं होगा, देखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा आजू बाजू के जनरल नॉलेज अप्लाई करो, फिर ये सारी चीज़ें आपको ईजी रहेगी। पहला देखो, रॉ मटेरियल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करते हैं मतलब हम लोग क्या उसको स्वीकारते हैं, ले रहे। तो सबसे पहले क्या है, कौन से टाइम पे आया, डेट, डेट में टाइम कभी, मटेरियल का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी आई, स्पेसिफिकेशन क्या है, बैच नंबर क्या है, बैच साइज़ क्या है, मतलब एक बैच में कितने हैं। ऐसे अलग अलग बैच नंबर रह सकते हैं, आपने पढ़ा रहेगा कि नॉर्मली जो आपकी दवा रहती है या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर अच्छे से वो पैकेट पढ़ो, इसीलिए बोला मैं जनरल नॉलेज के ऊपर आपका ये डिपेंड है। बाद में इंस्पेक्टेड बाय, हम लोग कुछ भी चीज़ आती है तो ऐसे ही रख देते हैं क्या, नहीं उसका इंस्पेक्शन करते हैं। मुझे बोला जाएगा कि बैच में अच्छी चीज़ है और बैच शायद पूरा फटा हुआ है, तो हम लोग को एक्सेप्ट करना है क्या, नहीं। तो इंस्पेक्शन करने वाला कौन है, सुपरविजन करने वाला कौन है, रिसीव किसने किया और उसकी सिग्नेचरी। ये हो गया रॉ मटेरियल के एक्सेप्टेंस के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन, अभी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, जॉब का नाम, ऑपरेशन नेम, प्रोसेस क्या है, साइकिल टाइम, ऑपरेटर कौन है वो जॉब के लिए, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, डेट ऑफ जॉब, जॉब कभी बना और टाइम अलोटेड और उसका सिग्नेचर। उसके बाद आता है मशीन प्लानिंग, मतलब कोई भी जॉब ऐसे ही नहीं हो सकता, उसके लिए रिसोर्स चाहिए, मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, जगह चाहिए, सारी बहुत सारी चीज़ें लगती है इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे मशीन प्लानिंग, मशीन का प्लानिंग करना। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट वो मशीन को यूज़ कर रहा है, कौन से मशीन का नंबर, उसका आइडेंटिटी नंबर रहेगा, उसका नाम रहेगा, प्रोसेस टाइप रहेगी, ऑपरेटर नेम रहेगा, कौन ऑपरेट करने वाला है, शेड्यूलिंग टाइम, उसका शेड्यूल कौन से टाइम से कौन से टाइम तक वो मशीन कौन से पर्सन के लिए पास रहेगा, जो कौन से डिपार्टमेंट का है। मतलब
ओवरऑल इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, डेट, टाइम, जॉब नेम और रिमार्क बाय द सुपरवाइजर एंड सिग्नेचर। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ अ टूल। टूल मतलब जो चीज़ कोई भी काम में आती है, जैसे स्क्रू ड्राइवर से लेके अगर स्कैनिंग करना है तो वेब कैम, स्कैनर से लेके कोई भी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर वालों को लिए, या फिर हेवी इंडस्ट्री के लिए कोई भी दूसरे टूल, मान लो कि स्पैनर से लेके सिविल वालों का भी कोई टूल हो सकता है वो, तो वो टूल, तो टूल की ऑर्डरशिप, तो टूल ऑर्डर नंबर, ऑर्डर दिया था उसका नंबर, देन डिपार्टमेंट, बिन नंबर, क्लॉक नंबर, डेट, ये सब कुछ किसका है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इश्यू ऑफ अ टूल का। देन मटेरियल फ्लो, फ्लो मतलब क्या, प्रवाह, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है चीज़। आपका फ्लो कैसा था, फर्स्ट ईयर, देन सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर, आफ्टर इट डिग्री या फिर जॉब, तो कहाँ पे हो, कभी हो, कितने टाइम के लिए हो, यही टाइप थोड़ा अप्लाई करो। नेम ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल रहेगा, उसका फ्लो मतलब वो कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा है। तो मान लो सीक्वेंस 1 लेथ मशीन, पहले सबसे पहले वो कहाँ से जाएगा, लेथ मशीन, लेकिन लेथ मशीन पे वो क्या करेगा, कलर काम करेगा, वेल्डिंग करेगा, कि प्रोग्रामिंग करेगा, कि वहाँ पे वो बैठे रहेगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, टर्निंग। वैसे ही मिलिंग मशीन पे क्या करेगा, फेसिंग करेगा। ड्रिलिंग मशीन पे क्या करेगा, वो होल के गिराएगा उसमें। ग्राइंडिंग पे क्या होगा, सरफेस फिनिश। मतलब ये एक के बाद एक सीक्वेंस है, जो कोई मटेरियल के होगी, कोई तो मशीन के ऊपर, मशीन क्या करेगा, कौन सा ऑपरेशन करेगा वो डिफाइन किया है, और कौन सा ऑपरेशन कितने टाइम के लिए कर रहे ये डिफाइन किया गया है, बराबर है। बाद में वो आवर्स में भी हो सकता है। देन दिस इज कॉल्ड एज अ मशीन लोड चार्ट। अभी बजटिंग फॉर अ मटेरियल एंड मैन पावर, बजटिंग मतलब बजट डिक्लेयर करते हैं कि आगे चल के मुझे कितने पैसे लगने वाले हैं, कितने पैसे मैं किसके लिए खर्चा करने वाला हूँ, बचाने वाला हूँ। अ बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट यूज इन एड इन प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। प्लान एंड कंट्रोल करनी है क्या, बिजनेस एक्टिविटी, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बजटिंग चाहिए। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है, प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव प्रियर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ अ टाइम। पिछले साल का बजट अभी नहीं होता, आगे साल के साल का बजट होता है। इट इज़ रिटर्न प्लान ऑफ एक्शन एंड इट इज़ यूज फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। बजटिंग इट इज़ अ आर्ट, ये भी एग्जाम में आ सकता है। बजटिंग साइंस है, टेक्निक है, आर्ट है, मैनेजमेंट है, तो ये क्या है, आर्ट है। इट इज़ द फोरकास्टिंग एंड प्री प्लानिंग। बजटरी कंट्रोल से क्या होता है कि कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज। बजटिंग फॉर मटेरियल क्या रहता है, क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल कितनी नीडेड है। बाद में द रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, पूरे लाइफ टाइम का एक साथ में नहीं मांगते, या फिर एक दिन का नहीं मांगते, एक पर्टिकुलर दिमाग लगा के हम लोग मांगते हैं कि अपने को आगे चल के कितना लगने वाला है वो। रिक्वायरमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड, इसके लिए पुराने रिकॉर्ड का रेफरेंस भी ले सकते हैं कि पुराने ज़माने में मई जून जुलाई में अपने को कितनी रिक्वायरमेंट थी, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लोग बजट असाइन कर सकते हैं। समटाइम टेस्ट रन अल्सो हेल्प टू फाइंड आउट रॉ मटेरियल, कभी कभी टेस्ट रन करते हैं, एंड साइंटिफिक मेथड भी होती है। अभी मैनेजरियल मटेरियल बजट देखो, कंपनी का नाम, मटेरियल बजट, पीरियड चाहिए कब से लेके कब तक मुझे लगने वाला है। अभी ये थोड़ा सा चार्ट समझ के लो, टोटल क्वांटिटी कितनी लगने वाली है आपको, 430। कौन सी, मटेरियल एक्स के लिए प्रोडक्ट Z1, प्रोडक्ट Z2। वैसे ही मटेरियल के लिए, मटेरियल टू वाई के लिए दूसरे प्रोडक्ट लगने वाले, प्रोडक्ट Z1, प्रोडक्ट Z2 मटेरियल से होने वाले। तो टोटल यूनिट कितने हैं के, टोटल यूनिट 430, और प्रोडक्ट Z2 के कितने हैं 830, टोटल मिला के कितना हुआ 1260, 1260। अभी ये बाजू में क्या आंकड़े, तो फर्स्ट क्वार्टर, 4 क्वार्टर, पहले क्वार्टर में मटेरियल एक्स के लिए प्रोडक्ट Z1, तो प्रोडक्ट Z1 कितना है 100, सेकंड क्वार्टर के लिए कितना है वापस से 100, थर्ड क्वार्टर के लिए 1110, और फोर्थ क्वार्टर के लिए 120, मतलब कितना हुआ टोटल 100 प्लस 100 प्लस 110, मतलब 310 प्लस 120, मतलब 430 हुआ प्रोडक्ट Z1 4 क्वार्टर का मिला के। अभी प्रोडक्ट Z2 देखो 830 दिया है, वो कैसे है, फर्स्ट क्वार्टर का 200, सेकंड का 200, थर्ड का 210 एंड फोर्थ का 220। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर को आप कैलकुलेट करोगे
तो क्या आएगा 830 आएगा। फर्स्ट क्वार्टर का वर्टिकली टोटल भी दिख रहा है, देखो इसका फर्स्ट क्वार्टर में Z1 एंड Z2 कितने हुए प्रोडक्ट, तो 100 + 200। सेकंड क्वार्टर में भी 100 + 200। थर्ड क्वार्टर में भी 110 110 + 210 320 एंड फोर्थ में भी क्या हो गया 120 220। सिमिलर अप्लाई करो मटेरियल वाई के लिए, तो वो भी चार्ट है आपका। तो ये क्या हो गया मटेरियल बजट, बराबर है। अभी बजटिंग ऑफ अ मैन पावर बजटिंग क्यों करना है, फ्रॉम प्रोडक्शन गोल ऑफ स्पेसिफिक पीरियड कैलकुलेशन लेबर मैन पावर कैन बी डन। कितने आदमी लगने वाले, काम छोटा है तो 50 आदमी बुला के मैं क्या करूँ, बहुत सारा काम है तो मेरे पास मैन पावर चाहिए। दिस इज़ एन एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड। एस्टिमेट मतलब अंदाज लगाना किसका, कि कितने लेबर हमें लगने वाले हैं। तो रेफरेंस कैन बी टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन बजट। ये रेफरेंस किससे ले सकते हैं, प्रोडक्शन बजट से ले सकते हैं। इट इज़ द डिवाइड द प्रोडक्शन एक्टिविटी इनटू ऑपरेशन। प्रोडक्शन एक्टिविटी को डिवाइड करो एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। छोटे ऑपरेशन में किया है डिवाइड, तो हर एक प्रोडक्शन ऑपरेशन को कितना टाइम लगता है वो कैलकुलेट करो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर, कितने वर्किंग आवर निकालो, एंड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ आवर सुपरवाइजर कैन कैलकुलेट मैन पावर रिक्वायरमेंट। इन शॉर्ट काम है, काम को छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उसके लिए कितने वर्किंग आवर रखते हैं और वर्किंग आवर के हिसाब से कितने पर्सन लगने वाले, ये सुपरवाइजर कैन कैलकुलेट। अभी इसमें भी देखो कंपनी है, डिपार्टमेंट का नाम है, प्रोडक्शन आउटपुट कितना है 1000 यूनिट, पीरियड कौन सा है, कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक, टोटल स्टैंडर्ड आवर कितने हैं 2000 आवर्स के लिए। तो वर्कर, अभी वर्कर की भी कैटेगरी की है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसमें मेल फीमेल। तो कितने नंबर लगने वाले, कितने आवर के लिए, पर आवर का रेट कितना है उनका, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, और टोटल मतलब मान लो स्किल्ड लेबर 2 लगने वाले 10 घंटे के लिए, पर आवर का रेट कितना है 2 रुपया, तो 10 घंटे के हिसाब से 20 रुपया, 20 × 20 × 2 40 रुपीज़, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और टोटल, ये हो गया आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है उसके बाद कि ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल मतलब जो विजिबल है वो रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करो, तो वो क्या रहते हैं मैन, मशीन, मटीरियल, मनी। मैन एज ए रिसोर्सेज, सुपरवाइजर टेक केयर ऑफ मैन पावर। मैन पावर के सिवा तो कुछ होगा नहीं, तो मैन पावर चाहिए। ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट, लेबर्स, हेल्पर, ये सारे रखते हैं। हाउ टू ऑर्गेनाइज मैन पावर, पहले टास्क को स्टडी करो, आइडिया लो, बाद में मैच करो ह्यूमन नीड्स विथ अ जॉब नीड्स, के वो हिसाब से मैच हो रही है कि नहीं है। उसके बाद अलॉटमेंट करो कि प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर टास्क असाइन करो, जैसे स्टाफिंग में देखा था हम लोग ने वैसे। एंड यूटिलाइजिंग पावर इन अ सच वे टू अवॉइड ओवर यूटिलाइजेशन या फिर अंडर यूटिलाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन से बहुत सारा काम करके रह रहे, तो ओवर यूटिलाइजेशन हो गया। और अंडर यूटिलाइजेशन मतलब क्या है, एक आदमी दिन में 5 घंटा आराम से काम कर सकता है मान लो, लेकिन वो एक ही घंटा काम कर रहा है, ये भी अवॉइड करना है। दूसरा क्या है, मशीन एज ए रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ अ मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, सारे के सारे को कैसे यूजफुल प्रूव करना है। तो उसके लिए गाइडलाइन क्या है, फाइंड आउट टोटल अवेलेबल मशीनरी, कितनी मशीनरी अवेलेबल है वो देखो, उनकी कंडीशन देखो। दैट देन केयर मस्ट बी टेकन कि उसमें कुछ ब्रेकडाउन नहीं है, रिपेयरिंग करने की स्टेटस में नहीं है। बाद में उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं टास्क के लिए वो देखो। गेट आइडिया ऑफ साइकिल टाइम एंड प्रोडक्टिविटी पैरामीटर, देन डू डिस्कस विथ वर्कर, एक्सपर्ट, मेंटेनेंस, वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ मशीन। वो मशीन कैसा है, मेरे पास ड्रिलिंग के लिए 2 मशीन है, ड्रिलिंग हैंड ड्रिल भी है और इलेक्ट्रिक ड्रिल भी है, दोनों अच्छे से चालू है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हैंड ड्रिल से ही ड्रिलिंग करूँ, तो मैं वर्कर से पूछूंगा अपने को बहुत सारे ड्रिल होल गिराने हैं, तो उसके लिए कौन सा ड्रिल अच्छा रहेगा। डू द प्लानिंग इक्विपमेंट अरेंज अकॉर्डिंग टू मटेरियल फ्लो। मटेरियल फ्लो पहले देखे हम लोग। एडिशनल मशीनरी रिक्वायरमेंट है तो वो ऑर्गेनाइज करो। एंड एज पर मशीन कैपेसिटी प्लान प्लान द प्रोडक्शन एक्टिविटी की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में एक मशीन 5 प्रोडक्ट कर सकता है, तो उसको 5 ही देने हैं, शायद 6 दे सकते हैं, लेकिन 10 दिया तो क्या होगा, पूरा फेल हो जाएगा। 2 दिए तो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल एज अ रिसोर्स, तो फाइंड आउट रिक्वायर मटेरियल कौन सा है, उसका स्पेसिफिकेशन ढूंढो। गेट द परमिशन फॉर अ प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मतलब परचेस करना, लेके आना।
मतलब स्टार्ट से लेके एंडिंग तक वो प्रोसेस रहती है प्रोक्योरमेंट। तो खरीदी करना है, मुझे लगा हाँ एक JCB लगने वाला है, मैं खरीदी करके नहीं आ सकता, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी हायर अथॉरिटी की। उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, इन्वेंटरी में है कि नहीं वो देखो, लगने वाला तो है ठीक है, लेकिन ऑलरेडी अपने पास 3 पड़े हुए हैं, तो इन्वेंटरी तो चेक करो कि मटेरियल है कि नहीं है। देन ऑर्गेनाइज करो, देन डिफाइन फ्लो ऑफ मटेरियल के मटेरियल कैसे कहाँ से होके जाने वाला है वो डिफाइन करो। एंड स्पेशल केयर एंड कस्टडी फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। किसके लिए? जो कॉस्टली है, टूट सकता है, महंगा है और इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और लास्ट में क्या है आपका मनी एज अ रिसोर्सेज। मेनी टाइम देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विथ सुपरवाइजर ऑफ हैंडलिंग मनी। नॉर्मली मनी और सुपरवाइजर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखता, बट it is if it is the part of his duty then और केयर मस्ट बी टेकन रिगार्डिंग। अगर वो उसकी ड्यूटी है तो अप्रूव करना, नहीं करना, उसके लिए बजट सेंक्शन करना, बजट सेंक्शन करने के बाद कौन से टाइम पे लेके आना कि नहीं आना, परमिशन लेना, उसका ऑडिट करना, ये सब काम किसके रहते हैं? तो सुपरवाइजर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैचिंग ह्यूमन नीड्स विद जॉब, अलॉटमेंट ऑफ अ टास्क एंड एडवांटेजेस ऑफ अ गुड रिलेशन इन अ ग्रुप। ये करके अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।